दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का पेपर 5 जुलाई को होने जा रहा है और सीटेट को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो अभी 20-25 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए वो करें और आपको जितने पिछले वर्ष के पेपर मिले उनको अटेम्प्ट करें और डेली अब तो बस आपका एक काम होना चाहिए कि प्रैक्टिस 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 एंड नथिंग एल्स। प्रैक्टिस के अलावा आपको अब कुछ नहीं करना है। अगर आपने पहले तैयारी भी नहीं की है अच्छे से तो भी आप अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं पिछले वर्ष के क्वेश्चन की, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 60 से 70% क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो आपका काम क्या है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली हम आपके लिए 4 से 5 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आज से आपको बस क्या करना है कि वीडियोज को शेयर करें और अपने और दोस्तों को जोड़ें ताकि हम लोग लाइव क्लास भी शुरू करेंगे कुछ दिन के बाद। तो आप बिल्कुल लाइव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी से, तो आप लोग जवाब देंगे तो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल जैसा फील होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपने बाल विकास के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है। बच्चे का जो IQ है वो 90 से 110 के मध्य है, तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? क्या वो ऐसे ही सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होगा या प्रखर बुद्धि या उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली? तो प्रतिभाशाली तो बहुत ज़्यादा 140 से ऊपर वाले IQ की होती है प्रतिभाशाली वाली बुद्धि। तो यहाँ पर जो अपना साथियों 90 से 110 वाला आंसर होगा वो होगा सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि वाले बच्चे का IQ 90 से 110 के बीच रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के बेस पर कौन सा कथन सबसे उत्तम है? क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं, सभी लोग अलग अलग होते हैं, हर बच्चे की क्वालिटी अलग होती है, हर बच्चा यूनिक होता है। तो ना तो आपका ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। आपका आंसर जो होगा वो होगा बी। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हर बच्चे में एक अलग क्वालिटी होती है, उसका माइंड अलग से काम करता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट जो है वो कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो दोस्तों, ये जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसका मतलब ये है, देखिए 6 वर्ष का जो बच्चा होता है तो वो कितनी क्लास में? फर्स्ट में आता है गवर्नमेंट स्कूल में, या फिर कोई भी प्राइवेट हो तो एक में आता है। अब आप सोचिए कि 6 से 14 तक कितने बढ़ गए? 8 वर्ष। तो ये सोचिए ना, यहाँ पर भी आपके 8वीं तक के लिए, 1 से 8 तक की क्लास के लिए बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RTE एक्ट के तहत। अब आपको एक एडिशनल फैक्ट याद रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि दिव्यांगजन वाला जो अधिकार एक्ट है, अगर दिव्यांगजन वाले बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है? 6 से 14 वर्ष न करके आपको 6 से 18 वर्ष कर देना है दोस्तों। क्योंकि 6 से 18 वर्ष का मतलब ये है कि देखिए 6 से 14 तक था जो, वो 1 से 8 तक था। अब जो 6 से 18 यानी 4 वर्ष बढ़ चुके हैं 14 से, तो 8वीं क्लास से अब 4 वर्ष और हम जोड़ देंगे, 4 क्लासें और बढ़ जाएंगी, तो 8 से 12 यानी सीधा 1 से सीधा 12वीं तक के लिए बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाती है दिव्यांगजन को। अगला देखते हैं अब हम, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को कैसा ज्ञान होना चाहिए? किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? क्या उसे सिर्फ अध्यापन विषय का, या फिर बाल मनोविज्ञान का, या शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान? तो दोस्तों, इसका जो अपना आंसर होगा वो हो जाएगा डी, अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान। क्योंकि सिर्फ पढ़ाने वाले विषय का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि साइकोलॉजी का भी आपको अध्ययन होना चाहिए, बाल विकास के बारे में आपको पता होना चाहिए, पूरे उसकी थ्योरीज क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, ये सब कुछ जानकारी होना चाहिए, ताकि आप बच्चे के व्यवहार का अध्ययन कर पाएँ कि बच्चा कैसे समझेगा, क्या मुझे उपाय करने चाहिए। अगर उसको कोई मेथड से समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए दूसरी तरह से समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सब कुछ बाल मनोविज्ञान में ही पढ़ाया जाता है।
तो इसलिए आपको क्या करना है कि अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों को चूज कर लेना है। अगला देखते हैं हम, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। अगर हमें एक बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, किस विधि का प्रयोग करेंगे हम, क्या मनोविश्लेषण या तुलनात्मक या विकासीय या सांख्यिकी। तो अपना सही आंसर होगा साथियों विकासीय विधि। विकासीय विधि को आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं, क्या वो सिर्फ परिवार से या विद्यालय से या साथियों से या इन सभी से। तो देखिए सामाजिकरण के अंदर सब कुछ आता है। विद्यालय में भी तो इंसान ही रहते हैं ना, कोई और थोड़ी रहता है। तो उनसे भी बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं बच्चे अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, टीचर से। तो वो भी एक सामाजिकरण का ही एक प्रोसेस है। साथियों से भी और परिवार से, तो मतलब सभी से करते हैं। तो अपना डी जो है वो आंसर हो जाएगा। ये आ रहा है दोस्तों वेरी मोस्ट क्वेश्चन, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। जो 7 बुद्धि के अधिमान दिए हैं इन्होंने, उनमें से देखिए स्थान संबंधी वाली बुद्धि भी आती है, भावात्मक जो है इसका भी पता नहीं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आती है, भाषात्मक, और भी कई सारी बुद्धि हैं। टोटल 7 बुद्धि हैं। आप अगर इनको पढ़ना चाहें तो नेट पर सर्च कर लें, या फिर जिसको भी पता हो वो कमेंट में लिख दे ताकि सभी हमारे साथियों को पता चल सके। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा अपना भावात्मक बुद्धि। भावात्मक बुद्धि का अधिमान गार्डनर ने नहीं दिया है। नेक्स्ट आता है अपना 8, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती। सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती। तो ये है आपका आंसर प्रतिरोध, ना कि स्वीकार्यता, क्रांति और अनुकूलन। इसका जो आंसर होगा अपना प्रतिरोध से संबंधित नहीं होते सहयोगात्मक राजनीति की श्रेणी में। अब आ रहा है अपना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बुद्धि लब्धि मतलब होता है दोस्तों IQ। IQ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। IQ का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो आपको मानसिक आयु जो दी गई है वो 5 दी गई है, और वास्तविक आयु जो है वो 4 है, और इंटू में आपको बस 100 कर देना है। 100 जब आप करेंगे तो देखिए 4 से 100 को आपने डिवाइड किया तो आपका ऊपर जो आ जाएगा वो 25, और 25 इंटू 5 125। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ए नंबर का आंसर 125 हो जाएगा। आप कोई भी आपके लिए क्वेश्चन आ जाए, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके पास रखा मिलेगा कि 5 वर्ष और 4 वर्ष। आपको कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको वैल्यू पुट कर देना है। नेक्स्ट आ रहा है अपना क्वेश्चन, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। विद्यालय के क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए, तो अगर बच्चे की सृजनात्मकता की आपको जांच करनी है, उसकी कंस्ट्रक्टिविटी को जांच करना है आपको कि बच्चे के अंदर कुछ डिफरेंट क्वालिटी है कि नहीं है, अच्छे से उसका माइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके समझने की शक्ति कैसी है, तो वो जो उपागम है, जितने भी उपागम दिए गए हैं इन ऑप्शन में, उनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए वार्तालाप अगर कर रहे हैं बच्चे तो वार्तालाप का कौशल भी रचनात्मकता से रिलेटेड है। बहुविकल्पीय प्रश्न में रचनात्मकता नहीं पता चलती है। परियोजनाकार मौखिक प्रश्न भी बहुत अच्छे होते हैं। जब भी हम लोगों का प्रैक्टिकल होता था, आप लोगों का भी हुआ होगा, तो आप लोग वाइवा देते थे, मौखिक प्रश्न आपसे पूछे जाते थे। तो मौखिक में क्या होता है कि बिल्कुल आपका एक एक चीज़ आपको अगर बेसिक पता होगी तभी आप जवाब दे पाते हैं, वहाँ पर रटना काम नहीं करता है। लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या होता है कि सिर्फ आपको 4 ऑप्शन हैं, उन्हीं में से चूज करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 11th पर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है। मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों कहा है स्किनर ने बोला है, क्या बोला है कि शिक्षा का आधारभूत विज्ञान ही मनोविज्ञान है। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन,
आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मन का अध्ययन, आत्मा का, शरीर का या व्यवहार का? तो दोस्तों आधुनिक जो मनोविज्ञान चल रहा है, अभी का मनोविज्ञान जो चल रहा है वो व्यवहार से रिलेटेड है। इसमें बच्चे के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पहले जो होता था मन का, आत्मा का, शरीर का, अब जो है आधुनिक है वो व्यवहार का अध्ययन हो रहा है। अब आ रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपका ये हिंदी पेडागोजी में भी आ सकता है और आपका बाल विकास में तो आता ही है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी के अक्षरों को कब पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 में या 6 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 5 वर्ष में बच्चे पहचानने लगते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन? बुद्धि लब्धि मापन जो IQ मापन के जन्मदाता कौन है? टर्मन। टर्मन आपको टिक कर देना है। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है दोस्तों, एलेकिया ना होकर यहाँ पर लिखा है डिसलेक्सिया। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या पढ़ने की अक्षमता या लिखने की या सीखने की या सुनने की? तो देखिए लिखने वाला तो डिस्ग्राफिया होता है, पढ़ने से रिलेटेड है दोस्तों, ये डिसलेक्सिया लिखना था क्वेश्चन में।